जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर के बारे में 10th क्लास का वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले अंतर्देशीय उत्पादन क्या है और विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना किस तरीके संभव हो पाया। फिर विदेश व्यापार बाजारों का एकीकरण किस तरीके देखने को मिला, वैश्वीकरण होता क्या है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या है, फिर WTO की भूमिका क्या रही है विश्व व्यापार संगठन की, और फिर भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या देखने को मिलता है, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इसका न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष क्या हो रहा है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करें अगर हम कि आप देख रहे हो आज के टाइम पे पूरी दुनिया एक हो गई है कि हमारे को कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं लगती कि इधर से उधर जाना, कोई वस्तु इधर से उधर पहुंच जाती है इजी, ठीक है, या फिर हम कहें कि लोगों का इधर से उधर चले जाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती हमारे को, या हम वीडियो कॉल पे अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति से बात कर सकते हैं। कुछ ही वर्षों हमारा बाजार पूरी दुनिया का जो बाजार है वो एक बाजार लगने लगा है हमारे को कुछ वर्षों से। तो अंतर्देशीय उत्पादन जो है उसका क्या मतलब है कि 20वीं सदी के मध्य से ही हम देख रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां डेवलप हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज जो एक से ज्यादा राष्ट्रों में हमारे को देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें, हम जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे अमेजोन की बात करें, चाहे फ्लिपकार्ट की बात करें, जो हमारे को आज के टाइम पे देखने को मिलती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सिर्फ एक देश में संबंधित नहीं है, ये अनेक देशों से संबंधित कंपनियां हैं। अमेजोन जैसे कि अमेरिका की कंपनी है और वो दुनिया भर में अपना सामान जो है प्रदान कर रही है। तो अंतर्देशीय उत्पादन हमारे को देखने को मिलता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती हैं और नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां पर कि उत्पादन के लिए उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल जाते हैं, तो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इंडिया में उन्हें अच्छा जो लेबर मिल जाएगी, सस्ते श्रम मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो चाहिए और उन्हें मिल जाए तो वो आसानी से एक जगह पर अपनी कंपनी स्थापित कर देते हैं। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। इस तरीके से हम देखते हैं कॉल सेंटर वगैरह में जो काम कर रहे होते हैं या गूगल के लिए जो काम कर रहे हैं यहाँ के लोग काम कर रहे होते हैं, जबकि गूगल अमेरिका की कंपनी है। ओके, इस तरीके से हम देखते हैं कि वस्तु और सेवा का उत्पादन विश्व स्तर पर चल रहा है, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया जो है जटिल ढंग से संगठित है कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर वो सामान कैसे पहुंच रहा है। आप भी अपने सामान को देख सकते हैं एक जगह पे। अगर हम अपनी ई-कॉमर्स साइट बनाएं, अगर हम अपना सामान ऑनलाइन डाल दें तो वो अब यूट्यूब पे है, कोई भी हम वीडियो डाल रहे हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ हमारे देश के लोग देख रहे हैं, पूरे दूसरे देश के लोग भी देख सकते हैं जी। तो ये चीजें हम देखते हैं कि आज के टाइम पे ये सब किसके कारण संभव है, वो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही संभव है। उसके बाद बात करें विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, तो विश्व भर का जो उत्पादन है वो एक दूसरे से कैसे जुड़ गया है कि भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरण की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। जो बाहर की कंपनियां आके जो इन्वेस्ट करती हैं यहाँ पे पैसा, उसे क्या कहते हैं हम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, जो विदेश निवेश, कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट जो इस आशा से किया जाता है कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों को स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं कि दोनों मिलके कि हाँ इस देश की कोई कंपनी ज्वाइन कर ले वहां की कंपनी के साथ में और जो निवेश करके वो उसमें कार्रवाई करे और उससे प्रॉफिट कमाने की बात करी जाती है, इसीलिए निवेश करा जाता है। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है कि हाँ भाई यहाँ का अगर कोई चीज है वो ज्यादातर इस कंपनी को पता होगा, इस देश की कंपनी को, तो वो चीज है। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ लाती हैं कि हाँ बाहर से जो टेक्नोलॉजी है वो भी अपने साथ लेके आती है, तो इसलिए कोई भी कंपनी चाहती है कि कोलैब कर ले उसके साथ। तो इसलिए हम देखते हैं कि विश्व व्यापार के उत्पादन, जो विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना कि वहां जो चीज हमारे यहाँ पे मिल जाती है वो बाहर भेज देना और जो वहां से आ रही है वो हमारे यहाँ पे बेचना। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परक फूड जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया यहाँ पर, और परक फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया। उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे और परक फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण करता है। तो इससे हमारे को क्या पता लगता है, तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी बन गई वो भारत की आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि दूसरी जो देश की कंपनी थी उसकी भी उसे टेक्नोलॉजी मिल गई, यहाँ के भी। तो वास्तव में कई शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसी तरीके से काम करती है। कुछ जूते चप्पल की या उद्योग मतलब वस्त्रों की हम बात करें, खेल के सामान, ऐसे उद्योग हैं जिनका बहुत ज्यादा तेजी से विकास हो रहा है। विश्व भर में बड़ी संख्या से
जो है तेजी गति से गुणवत्ता और क्वालिटी के आधार पे हम बात करते हैं तो ये जो विकसित हो रही है। डीकैथलॉन की बात कर लें अगर हम, स्पोर्ट्स के सामान को प्रोवाइड करती है ये यहाँ की कंपनी नहीं है, लेकिन बाहर की कंपनियां इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है। या बाहर अगर आप इंडिया में रह रहे हो, अगर 10 कंपनियों के बोर्ड देखोगे उसमें से 9 कंपनियां बाहर की होंगी, सिर्फ एक आध कंपनी इंडिया की होगी। बाहर की कंपनियां ज्यादातर इन्वेस्ट करती हैं दूसरे देशों में। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये किस कारण संभव है, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के कारण, कि दूर दूर स्थानों पर फैले उत्पादन और लेकिन काम कर रहे होंगे उसमें भारतीय। इसके अलावा हम बात करें विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, कि विदेशी व्यापार इतना आसान हो गया है, चीजें इधर से उधर आसानी से चली जाती हैं। चाहे वो व्यापार मार्गों की बात करें हम, जो आपस में सारे देश, जिन देशों के बीच में अच्छे संबंध है वो देश सारे आपस में जुड़ने लग गए हैं। पहले क्या था कि ये मुश्किल होता था, सिर्फ किसके माध्यम से व्यापार होता था, पानी के रास्ते से। आज के टाइम पे जो है कैसे भी सामान को जल्दी से जल्दी शिपिंग की जा सकती है। सरल शब्दों में कहें तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाजारों के बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है कि यहाँ से आसानी से भेजा जा सकता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि दूसरे देशों में ही बेच सकते हैं। जो मैंने बताया अभी आपको, ई कॉमर्स साइट बना के हम कोई भी दूसरे देश में भी अपना सामान बेच सकते हैं। भारत में चीन के सबसे ज्यादा खिलौने बिक्री होते हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे दिवाली के टाइम पे सबसे ज्यादा लाइट्स वगैरह जो आती है, चीन की लाइट्स आती हैं। यहाँ पे चीनी पटाखे हो गए या चीनी हमने बहुत सी चीजें देखी हैं। चीन का मांझा हो गया जो पतंग उड़ाते हैं उस समय पर। तो ज्यादातर जो है दूसरे देशों का सामान हमारे यहाँ पे बिक रहा होता है। ये किस कारण संभव है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है कि हाँ, विदेशी व्यापार से पूरा बाजार एक हो जाता है, पूरा विश्व का बाजार। अब बात आती है वैश्वीकरण है क्या। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, वस्तु, विचार और लोग, ओके, अगर हम बात करें पूंजी, क्या क्या, सबसे पहले व्यक्ति या लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, विचार, हमारे यहाँ के विचार वहां देखे जा सकते हैं, वहां के विचार हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करें पूंजी, यहाँ की पूंजी, जैसे रुपया जो है वो अमेरिका पहुंच रहा है, अमेरिका का डॉलर इंडिया में आ रहा है। तो ये अगर 4 चीजों का जो इधर से उधर आना जाना हो रहा है, इसको ही हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का यही हमारे को, इन चीजों का जो प्रवाह है एक जगह से दूसरी जगह, इसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, यही ये क्या है, वैश्वीकरण हमारे को देखने को मिलता है, ग्लोबलाइजेशन। ओके, चाहे वो मनी की बात करें, चाहे फिर वो पीपल्स की बात करें, लोगों की, या फिर हम बात करें आइडियाज की जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या है, किस कारण से वैश्वीकरण संभव हो पाया, तो उसके लिए सबसे मेन रीजन क्या है, टेक्नोलॉजी, कि बहुत तेज गति से टेक्नोलॉजी बढ़ी है। आप उम्मीद नहीं करोगे कि 10 साल पीछे कभी सोचा था आपने कि कभी हम वीडियो कॉल पे बात भी कर पाएंगे किसी से, जब मोबाइल फोन ही नहीं डेवलप हुए थे उस तरीके के। हम ये सोचते थे कि हाँ कभी कॉल भी हो पाए, वही बात है। उससे पहले लोग सिर्फ चिट्ठियों के माध्यम से बात करा करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे डेवलप हुआ तो आज के टाइम पे वो टाइम आ गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम जो है बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये किस कारण संभव हो पाया, टेक्नोलॉजी के कारण, इंटरनेट के कारण, कि हम तेज गति से बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब इस टाइम पे एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे तुम कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। रोबोटिक्स थिंग्स जो ज्यादा बढ़ गई हैं, रोबोटों का यूज बढ़ गया है ज्यादा से ज्यादा। तो ये जो चीज है इसके कारण और ज्यादा जो सूचना और प्रौद्योगिकी है, ओके, टेलीकम्युनिकेशन है, उसके मेथड्स जैसे जैसे डेवलप हुए हैं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, इससे क्या है जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान जो रहा है वो इंटरनेट का चमत्कारिक रूप है, कि एकदम इंटरनेट ने पूरी दुनिया को परिवर्तित करके रख दिया। आज के टाइम पे सब कुछ पॉसिबल हो गया कि वायरलेस चीजें, हम एक जगह से दूसरी जगह, हम मोबाइल से कनेक्ट भी नहीं है, कोई तार नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, फिर भी हम बात कर ले रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये इंटरनेट के कारण पॉसिबल है सिर्फ। ओके, अब हम बात करें, अगर हम वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारण विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश का क्या योगदान है, तो विदेशी व्यापार जो है, व्यापार का अवरोधक कोई रहा नहीं, क्योंकि एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को इतनी अनुमति प्रदान कर देती है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, हम वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1991 में भारत में एलपीजी की नीति अपनाई गई थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 मनमोहन सिंह के द्वारा। उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, ओके, उनके टाइम पे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव।
ये पीएम थे, इनके टाइम पे हमने एलपीजी अपनाई और पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसको खोल के रख दिया। उदारीकरण, निजीकरण, भौगोलिकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हमने अपनाया, जिससे पूरे विश्व में हम अपने व्यापार को बढ़ा पाए। अब बात आती है विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम क्या कहते हैं, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी WTO की। और विश्व के जो भी व्यापार से संबंधित नियम, कायदे, कानून है, वो कौन बनाता है? WTO बनाता है। कौन? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। और इसके जो है, इसका भारत हमेशा शुरुआत से सदस्य रहा है। भारत शुरुआत से सदस्य है इसका। ओके। तो ये जो है, इसको ब्रेटन वुड प्रणाली के तहत बनाया गया था। एक तरह से देखा जाए तो IMF जो है उसी का, IMF है एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये व्यापार के नियम, कायदे, कानून सारे ये बनाता है। अब बात आती है भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वैश्वीकरण का। अगर हम बात करें भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव के, आर्थिक प्रभाव के, तो भारत की अर्थव्यवस्था डेवलप तो हुई है, साथ ही साथ हमारे को कुछ नुकसान भी उठाने पड़े हैं। वो उठाने पड़े हैं कल्चरली, सांस्कृतिक तौर पे हमारे को जो वैश्वीकरण का नुकसान देखने को मिला है। जैसे कि भारत की पहले क्या थी कि संयुक्त परिवार रहते थे, अब एकल परिवार ज्यादा रहना पसंद करते हैं। पहले न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, लेकिन अब सारे के सारे न्यूक्लियर फैमिली रहने। ये लिविंग रिलेशनशिप, फादर डे, मदर डे, वैलेंटाइन डे, ये जो उनके त्योहारों का जो ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, ये वैश्वीकरण के कारण हुआ है। नहीं तो हमारे यहाँ पे अब धीरे धीरे जो है हमारी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। खान पान की बात करें, जो देसी खाना पीना होता था उसको छोड़ के अब क्या है कि जो जंक फूड है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। मैकडोनाल्ड, KFC, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें। या हम बात करें मूवीज की, हॉलीवुड मूवीज को बच्चे ज्यादा देखना पसंद करते हैं, जबकि भारत की बॉलीवुड मूवीज को कम। भाषा की बात करें, अंग्रेजी का इतना ज्यादा प्रभुत्व हो गया है कि हम हिंदी को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये जो चीजें है, ये वैश्वीकरण के कारण है कि उन देशों का प्रभाव हमारे को देखने को मिलता है। पहनावे में जो धोती कुर्ता चलता था, महिलाओं के लिए साड़ियां चलती थी, उसकी जगह पे अब जीन्स टॉप, कोट पैंट, ये जो है ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो ये किस कारण संभव हो पाया है? ये वैश्वीकरण का प्रभाव है, जो एक नकारात्मक प्रभाव हमारे को देखने को मिलता है। और ये जो लास्ट में टॉपिक दिया गया है, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, तो ये जो है ये इसी का है कि वैश्वीकरण का विरोध किस तरीके से हो रहा है। ISF, इंडियन सोशल फोरम के द्वारा इसका विरोध किया जाता है कि इसका इतना ज्यादा प्रभाव ना देखने को मिले, जिससे कि हम अपने कल्चर भूल जाए, हमारी संस्कृति का ही हनन हो जाए। तो ये चीज हमारे को देखने को मिलती है कि वैश्वीकरण की एक सीमा निर्धारित कर दी जाए कि उसके आर पार ज्यादा ना जा पाए वो। तो ये हमारे को देखने को मिलता है इस पूरे चैप्टर में कि वैश्वीकरण किस तरीके से एक सकारात्मक रूप निभाता है। सकारात्मक है कि हमारे लिए खाने के ऑप्शन भी बढ़े हैं बहुत, लेकिन नकारात्मक ज्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं इसके। तो ये है इस वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे पहले के जो चैप्टर हैं उनकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, उन्हें जाकर देखो, ताकि आपकी पूरी डिटेल में पूरी स्टडी हो पाए। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।